सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में सबसे पहले तो बताऊंगा आपको सीबीएसई का लेटेस्ट सर्कुलेशन। एक्चुअली मैं अपनी ऑलरेडी वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि टर्म 1-2 का वेटेज 50-50 नहीं है अकॉर्डिंग एज पर द लास्ट सर्कुलेशन ऑफ सीबीएसई। और अब जो लेटेस्ट सर्कुलेशन है उसके अकॉर्डिंग तो डिसाइड हो ही चुका है कि 30-70 रहने वाला है टर्म 1 और 2 की वेटेज। तो टर्म 1 30% में काउंट होगा और टर्म 2 जो है वो 70 में है। तो अभी आपके पास आखिरी मौका है अच्छी परसेंटेज बनाने का, क्योंकि टर्म 2 के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाली है मार्क्स के वेटेज की। तो यहाँ पर जितने अच्छे मार्क्स आप लोगे तो टर्म 1 का इजीली आप अपना कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब भी बहुत सारे बच्चे पढ़ाई को लेकर के सीरियस नहीं है, तो वो बच्चे तो खास तौर पर ध्यान दें कि टर्म 2 में अगर अच्छे मार्क्स ले लेते हैं तो गाइस समझ लो कि टर्म 1 के पाप आपके धुल जाने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जिसके जितने भी कम नंबर आए थे वो कोई दिक्कत नहीं है, सारा फोकस अपना टर्म 2 पे कर लीजिए। 70% वेटेज रहने वाली है, एक छक्का मारोगे रन मिलने वाले हैं 8। बता चुका हूँ पहले ही मैं कई सारी क्लासेस के अंदर कि एक 6 आपको 8 मार्क्स दिलाने वाला है टर्म 2 के अंदर। तो अब ये लास्ट ओवर चले हुए हैं, बिल्कुल लास्ट के 20 डेज भी नहीं बचे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा सीरियसली करना है। अब जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर्स इश्यूज़ किए हैं तो उसका एक बार हम लोग इवेल्युएशन कर लेते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं वो कैसा और किस लेवल पर कितना मुश्किल है कितना इजी है, और जो क्वेश्चंस उसके अंदर आए हैं क्या उनकी मीनिंग है और कैसे आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जा करके वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका रहने वाला है वो आपका पैराग्राफ है, यानी कि पैसेज है गाइज। ठीक है, अनसीन पैसेज रहने वाला है, वो एक स्टोरी की एक फ्लो फॉर्मेट में रहेगा और 5 मार्क्स का वो रहने वाला है। ठीक है, तो 5 मार्क्स का वो रहने वाला है। वहाँ पर इस बार आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो थोड़ा आपको सहूलियत ये हो गई है कि क्वेश्चंस आपको ढूंढने हैं, पैराग्राफ में से क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं। और ढूंढते हैं जब हम क्वेश्चन तो वहाँ पर गलतियाँ होने के चांसेस कम है, क्योंकि आपको पूरी की पूरी लाइन ढूंढनी है, देन उसके बाद आंसर लिखना है। इससे पहले जो आपने पेपर दिए वहाँ पर सब कुछ ऑप्शन टाइप था, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था। वहाँ पर आपके पास ABCD करके 4 ऑप्शन आती थी और आपका जो आंसर था वो उन्हीं में से एक था। तो उसी में से आपको ऑप्शन आपकी चूज करनी होती थी, बहुत बार गलतियाँ होती थी। अभी आपको ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, अभी आपको अपने जो आंसर है वो ढूंढने हैं, ढूंढ करके लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो रहने वाला है, अब जब आप ढूंढ करके लिखते हो तो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए 5 to 10 वर्ड्स में आपको आंसर देना है ढूंढ करके, और आपको एग्जैक्टली वो नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी लाइन ढूंढ करके लिख देते हैं। तो आपका आंसर चेक होगा, एग्जामिनर आपके पूरे के पूरे आंसर को पढ़ने वाला है, और अगर आपके आंसर के अंदर वो सही चीज़ उसको मिलती है तो स्टूडेंट समझ लीजिए आपको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके मार्क्स घटने के चांस बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 2 जो रहने वाला है वो भी 5 मार्क्स का रहने वाला है। वहाँ पर भी आपको एक पैसेज मिलेगा, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो पिक आउट करने हैं, लेकिन फ़र्क कितना रहने वाला है वो भी आप समझ लीजिए। ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये एक डाटा की फॉर्म में पैराग्राफ होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस हो सकती है, कुछ डाटा हो सकता है, कोई पाई चार्ट हो सकता है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपको क्वेश्चन के आंसर छांटने हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर भी आपको आंसर अपने जो है वो ढूंढ करके लिखने हैं। कोई 6 क्वेश्चन आपको दिए होंगे और उन 6 में से कोई 5 आपको अटैम्प्ट करने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में से भी 6 में से कोई 5 आपको अटैम्प्ट करने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो रहा सेक्शन ए आपका जो कि 10 मार्क्स कैरी करेगा, जिसके अंदर 2 अनसीन पैसेज होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मिलने वाली है चॉइस। चॉइस क्या मिलने वाली है, एक इसका जो पार्ट रहेगा वो एनालिटिकल पैराग्राफ का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो 2 ऑप्शन आपको मिलेंगी, उसमें पहला ऑप्शन क्या रहेगा, एनालिटिकल पैराग्राफ। उसके अंदर क्या होगा, अब यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आपको एक कोई डाटा दिया हुआ है, इसको आपको एनालाइज करना है। यहाँ पर कोई पाई चार्ट की फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिक्स की फॉर्म में हो सकता है, कोई प्रिंट पिक्चर हो सकती है, उसको आपने इवेलुएट करना है। ठीक है, उसको इवेलुएट करके उसको आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। जैसे पहले कभी आर्टिकल राइटिंग आता था तो एक टॉपिक आपने बनाना है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर और उसको लिखना है। ये आपके जो मार्क्स कैरी करेगा, ये आपके 5 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, इसके ऑप्शन में जो रहेगा वो थोड़ा इजी ऑप्शन है। मैं तो कहूँगा कि आप इसको छोड़ दीजिए, अगर अभी तक आपको अच्छे से नहीं आता है तो अभी इसको आप छोड़ ही दीजिए। और जिसका ऑप्शन रहेगा जो और में आने वाला है वो है लेटर। लेटर राइटिंग पे आपको फोकस करना है। लेटर राइटिंग में आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। मैं आपको बता दूं कि जो 10 मार्क्स के पैसेज थे, निकम्मे से निकम्मा बच्चा भी वहाँ पर 8 नंबर तो आराम से ले सकता है।
8 आउट ऑफ 10 तो इजीली आप हासिल कर सकते हो। इन द सेम वे जो लेटर राइटिंग है 5 मार्क्स का, वहाँ पर भी आप 3 मार्क्स जो है वो इजीली क्रैक कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मेट के नंबर मिलने वाले हैं, और फॉर्मेट के जो नंबर मिलते हैं तो फॉर्मेट ही 1.5 मार्क्स से लेकर के 2 मार्क्स आपको दिला सकता है। आपको कुछ नहीं करना, सारी इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर दी होंगी। अब जो पेपर की अगर मैं बात करूं तो जो लेटर यहाँ पर आया हुआ है वो क्या आया हुआ है, यू विश टू पार्टिसिपेट बट रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन, राइट अ लेटर टू टीन टॉगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो एक यहाँ पर एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में कुछ दिया और आपको बोला गया है कि आपको इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो उसकी जो भी टर्म कंडीशंस हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं, जो भी स्कॉलरशिप है, जो रूल है, उन सब के बारे में इंक्वायरी करनी है। तो सीबीएसई के सैम्पल पेपर के अंदर इंक्वायरी वाला लेटर आया हुआ है। और मैं आपको लेटर राइटिंग की दोनों वीडियोस दे चुका हूं, जिसके अंदर ऑर्डर प्लेस करना भी सिखा दिए मैंने आपको, इंक्वायरी लेटर भी आपको बता दिए हैं। आप जाएँ, चैनल खोलें और 10th क्लास के सिलेबस के अंदर प्लेलिस्ट आपको मिलेगी वहाँ पर, ठीक है। और एडवांस राइटिंग स्किल्स की जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल की जो प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर के आप इंक्वायरी लेटर सीख सकते हैं। पेपर में इंक्वायरी लेटर भी आ सकता है, ऑर्डर प्लेस करने वाला लेटर भी आ सकता है। तो ये आपका 5 मार्क्स में रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा, अब जो कम बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे कम पढ़ते हैं, उनके लिए यहाँ से मार्क्स हासिल करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उनके 40 मार्क्स तो उन्होंने कसम खा रखी है कि नहीं आएंगे। अब बात है कि कैसे न कैसे करके एटलीस्ट 60% मार्क्स तो हासिल कर ही लें। तो पहले 10 में से मैंने कहा कि कम से कम आपके 8 मार्क्स आ सकते हैं, अगले 5 में से आप 3 नंबर लेने की कोशिश कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 रहने वाला है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहने वाला है, एरर फाइंडिंग क्वेश्चन रहने वाला है। ये आपकी मिक्स्ड इंटीग्रेटेड ग्रामर आने वाली है। इसमें कुछ टेंस के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ मॉडल्स के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ये मिक्स तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल ये एरर फाइंडिंग आपके 3 मार्क्स कवर करने वाला है। और यहाँ पर मैं ये मान करके चलता हूँ कि जो बच्चे कम पढ़ते हैं उनका केवल एक ही नंबर आएगा तुक्का लगा करके। तो अगले 3 में से केवल आपको नंबर मिलने वाला है 1, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 रहने वाला है वो रहने वाला डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन, ठीक है। ये डायरेक्ट डायरेक्ट से ही मोस्टली क्वेश्चन आता है और ये 2 मार्क्स का रहने वाला है। और 2 में से यहाँ भी आपको मुश्किल से 1 ही नंबर मिलने वाला है। उसके बाद कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। तो ग्रामर आपकी केवल 5 मार्क्स की आनी है, तो ये आपका वीक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे जब हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एनी 6 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट, ठीक है। 30 to 40 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर देना है और 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 7 या 8 क्वेश्चन वहाँ पर दिए होंगे, उसमें से कोई 6 आपको करने हैं और ये आपके कैरी करेंगे 12 मार्क्स। ये कहानियों में से क्वेश्चन बनने वाले हैं। आधे आधे नंबर भी अगर आप लेते हैं, यानी कि हर 2 में से 1 नंबर भी लेते हैं, तब भी यहाँ पर आपके 12 में से 6 नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस आपको बता दूं कि इस बार इस सैंपल पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बुद्धाज रिक्वेस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड एंड द एडिशन ऑफ ए कंडीशन टू इट। महात्मा बुद्ध ने, ठीक है, जो उस लेडीज को, किस्सा गौतमी को मस्टर्ड सीड लाने के लिए बोला, तो आपको क्या लगता है कि उसके पीछे उसकी क्या स्ट्रेटेजी रही होगी और मस्टर्ड सीड की वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस थी जो उसने उसको लाने के लिए बोला, और बाद में जो कंडीशन जोड़ी वो क्यों जोड़ी, ठीक है। तो ये कहानी आप बहुत आसान कहानी है, ठीक है। और सरमनेट बनारसी कहानी में से क्वेश्चन है, वहाँ पर किस्सा गौतमी वाला जो इंसिडेंट है कि उसका बेटा जब मर जाता है तो गौतम बुद्ध के पास वो जाती है, तो उसको वो यही कहता है कि आप जाइए, गांव में जाइए और वहाँ से कुछ मस्टर्ड सीड, हैंड फुल ऑफ मस्टर्ड, एक मुट्ठी सरसों के बीज लेकर के आने, और बाद में वो कंडीशन जोड़ भी देता है। तो ये क्यों जोड़ा उसने, उसकी क्या वैल्यू थी, वो यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब मस्टर्ड सीड की वैल्यू आप ये मान करके चलिए कि मस्टर्ड सीड जब उसने लाने के लिए बोला तो उसका मतलब था कि ये तो इसको हर जगह मिलने वाला है, लेकिन बाद में जो कंडीशन जोड़ी वो कंडीशन किसी भी घर में फुलफिल होने वाली नहीं थी। तो ये बेसिकली सिर्फ किस्सा गौतमी को समझाने के लिए कि इसके दिमाग में बात चली जाए कि दुख भाई केवल तुझे नहीं है, इस दुनिया में सभी लोगों को दुख है। ऐसे अगला क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, जस्टिफाई। आपको बताना है कि हाउ एनिमल्स बाय वॉल्ट विटमैन इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ मैनकाइंड एंड इट्स वेज। कि जो एनिमल जो पोएम है, उस पोएम के अंदर आपने देखा होगा जो राइटर है, जो पोएट है, वो इंसानों का, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनकी बुराई कर रहा है, ठीक है, और एनिमल्स की क्या कर रहा है, वो तारीफ कर रहा है। तो ये आपको बताना है कि क्यों, ठीक है। आपको बताना है कि साबित करना है कि इस पोएम के अंदर वॉल्ट विटमैन जो पोएट है वो एक क्रिटिसिज्म है, यानी कि बुराई कर रहा है। किसकी बुराई कर रहा है, मैनकाइंड की, इंसानों की बुराई कर रहा है, और इसके तरीकों की बुराई कर रहा है। कैसे, क्योंकि उसके अंदर इंसानों की बहुत सारी कमियां बताई गई हैं, और दूसरी तरफ ये बताया गया कि एनिमल्स जो होते हैं,
एनिमल्स के अंदर वो सारी बुराइयां नहीं होती हैं। कौन कौन सी? फॉर एग्जांपल ग्रीड, लालच की बात करें तो वो कहता है कि इंसानों के अंदर तो होती है लेकिन एनिमल्स के अंदर नहीं होती। इंसान अपनी गलतियों के ऊपर रोते हैं, रोते पीटते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर घंटियाँ बजाते हैं, भगवान से जो है ये मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, लेकिन जानवरों में सारी बातें नहीं हैं। तो ये पूरा का पूरा किस्सा आपको पोएम के अंदर बताया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कमेंट ऑन द टोन ऑफ द स्पीकर। स्पीकर की जो बात करने का तरीका है उसके ऊपर आपको बात करनी है। क्या तरीका? लाइन भी बता रखी है इसने। जब स्पीकर अपने बच्चे को बोलता है विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, जब अमांडा को उसके पेरेंट्स धमकाते हुए कहते हैं कि मेरी तरफ देख ले, मैं कुछ कह रहा हूँ या कह रही हूँ, तो यहाँ पर स्पीकर की टोन कैसी रही होगी? तो सीधी सी बात है, अमांडा ध्यान नहीं दे रही थी उस बात के ऊपर, तो उसके जो पेरेंट्स हैं, जो स्पीकर है यहाँ पर, उसकी मम्मी है या उसके पेरेंट्स हैं, वो स्पीकर फ्रस्ट्रेशन में है। ठीक है, वो स्पीकर फ्रस्ट्रेशन के अंदर है और फ्रस्ट्रेशन में उसको वो कह रहा है कि मेरी तरफ ध्यान दे ले। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ है कि ए बैले इंक्लूड्स द टेलिंग ऑफ अ टेल एज वेल एज सरप्राइज एंडिंग। बैले जो होती है वो एक ऐसी पोएम होती है जिसके अंदर कहानी बताई जाती है और उसका जो एंड होता है वो थोड़ा सरप्राइजिंगली होता है। ठीक है, उसके अंदर वो होता है, क्या कहते हैं उसको, सस्पेंस। यूजिंग एविडेंस फ्रॉम द पोएम, पोएम में से सबूत उठाने हैं एंड एक्सप्लेन हाउ दीज फीचर आर इंक्लूड इन द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। ये जो कस्टर्ड वाली जो पोएम है इसके अंदर कैसे कहानी बताई गई है, आपको ये साबित करना है कि ये बैले है। ये बैले है ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स के अंदर है, सभी कैरेक्टर्स की स्टोरी यहाँ पर बताई गई है और कहानी के एंड में ये भी ट्विस्ट भी दिया गया कि कैसे पूरी की पूरी कहानी में क्या होता है, वो सारे एनिमल्स मिलकर के कस्टर्ड द ड्रैगन को बताते रहते हैं कि तू काफ़ी डरपोक है, तू ये है, तू वो है, बट एट द एंड ऑफ द पोएम क्या होता है कि जो कस्टर्ड होता है वही बहादुर बन करके पायरेट्स का सामना करता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज़ अ बैले। उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ है, विच टू इश्यूज अबाउट हिमसेल्फ कन्विंस लोमो ऑफ ए डिसीजन टू गेट मैरिड। कौन कौन से दो मुद्दे थे जिनसे लोमो ये सोचता है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए? सबसे पहला मुद्दा तो उसकी उम्र निकली जा रही थी, दूसरा मुद्दा उसको बीमारियां थी, पाल्पिटेशन की बीमारी थी। तो ये दो बेसिक पॉइंट थे जहां पर उसको लगता है कि अब तो समय हो गया यार, अब तो तू शादी कर ही ले। उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ है, ब्रीफली स्टेट हाउ मटिल्डा इन्वाइटेड अ ड्रेडफुल लाइफ ऑफ नेसेसिटी इनटू हर फैमिली। आपको बताना कि मटिल्डा ने एक खराब जिंदगी को कैसे आमंत्रित कर लिया। तो मटिल्डा वाली अगर स्टोरी आपने पढ़ी होगी उसमें देखा होगा कि सारा का सारा किया धरा मटिल्डा का ही था। अगर वो ना नेकलेस के पीछे पड़ती, ठीक है, ना ये सब होता, तो फिर फाइनली वो इतनी खराब जिंदगी को अपनी लाइफ में लेकर के भी नहीं आती। ठीक है, और उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें आया हुआ, द हैक ड्राइवर सक्सेसफुली ट्रैप्ड द नरेटर इन हिज वेब ऑफ वर्ड्स। जो हैक ड्राइवर था उसने किसको सक्सेसफुली ट्रैप्ड द नरेटर, जो कहानी सुना रहा है, जो नरेटर है, उसको सक्सेसफुली अपनी बातों में ले लिया, अपने जाल में फंसा लिया। कैसे फंसाया? अगर कहानी को पढ़ करके जाके देखोगे तो पता लगेगा कि किस तरीके से उस हैक ड्राइवर ने बातें बनाई और उसको खाना भी ऑफर किया, उसके साथ साथ हर जगह गया, तो इतनी मीठी मीठी बातें करी कि उस नरेटर को अपने जाल में फंसा लिया और उसको जो लुटकिस मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं। ठीक है, बेसिकली कहानी में बताया भी गया है कि जो हैक ड्राइवर था वही लास्ट में पता लगता है कि वो ओलिवर लुटकिंस है। उसके बाद जो ऐसे टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं, पेरेंट्स, एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ कि पेरेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। बच्चों को बड़ा करने में उनके पेरेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्रिटिकली एग्जामिन द पेरेंट्स ऑफ भोली एंड एब्राइट। यहाँ पर भोली के पेरेंट्स को भी और रिचर्ड एब्राइट के पेरेंट्स को, दोनों को अपने समझना है और उसके बाद ये क्वेश्चन तैयार करना है। अगर जब इस क्वेश्चन को आप लिखने बैठोगे तो यहाँ पर आपको दो तरह के पेरेंट्स मिलेंगे। भोली के जो पेरेंट्स थे वो उतने अच्छे नहीं थे, भोली को लेकर के उसके पेरेंट्स की अप्रोच बहुत अच्छी नहीं थी। स्कूल में भी दाखिला इसलिए दिलवाया कि ना शक्ल अच्छी है, शादी कोई करेगा नहीं, थोड़ा पढ़ लेगी, ठीक है, पढ़ लेगी तो इसकी शादी वादी को कुछ पता है नहीं, कम से कम हमें अपने सिर से बात टालनी है कि तहसीलदार साहब ने कहा है कि अपने एक बच्चे को तो स्कूल में एडमिशन दिला दीजिए, चलो कुछ और नहीं तो भोली सही। तो भोली को लेकर के बाद में शादी के टाइम पर भी दिसंबर के साथ शादी करना तय कर दिया, जो उसे उम्र में बहुत बड़ा था। तो ये सब चीज़ों से पता लगता है कि भोली को बड़ा करने में, भोली को पालने में उसके पेरेंट्स ने उतना अच्छा रोल नहीं निभाया। दूसरी तरफ एब्राइट की जब हम कहानी पढ़ते हैं तो उसकी माँ जो थी उसका बहुत बड़ा रोल था। उसको कैमरा ला करके दिया, हर चीज़ में उसको सपोर्ट किया, घर पे उसके एक्सपेरिमेंट करने के लिए सारी एडजस्टमेंट उसने करी। तो दो अलग अलग कहानियाँ आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी और फिर आपको पता लगा कि बच्चे की लाइफ में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद अगला एक पॉइंट आता है कि प्रांजल और राजवीर,
ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया चैप्टर से क्वेश्चन है। डिस्कस देयर नेक्स्ट वैकेशन डेस्टिनेशन, कि भाई अगली जो है वो डेस्टिनेशन के लिए, वैकेशन पे घूमने के लिए वो डिस्कस करते हैं। दे शॉर्ट लिस्ट कुर्ग एंड गोवा, और कुर्ग जाने का फैसला करते हैं, गोवा जाने का फैसला करते हैं। कहानी के अंदर वो असम गए हैं। राजवीर इज कीन ऑन कुर्ग एंड ट्राइज टू कन्विंस प्रांजल, राजवीर जो है वो प्रांजल को कन्विंस करने में जुटा हुआ है। डेवलप अ कन्वर्सेशन बिटवीन द टू, दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन आपने बनानी है, यानी कि राजवीर और प्रांजल, ठीक है। राजवीर और प्रांजल कहानी के अंदर दो दोस्त हैं, ये असम जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन हमें, अगर आपने हिंदी में देखा हो तो हिंदी में एक पॉइंट आता है संवाद का, शायद क्लास 9th में तो उन्हें पढ़ा हुआ संवाद, ठीक है। दो लोगों के बीच में बातचीत जमानी होती है, कोई कंडीशन दे देते हैं कि सब्जी वाले के बीच में और एक महिला के बीच में बातचीत करो। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, प्रांजल और राजवीर के बारे में बीच में कन्वर्सेशन बनानी है, ठीक है। और मुद्दा क्या दिया गया है कि वो गोवा घूमने जाना चाहते हैं, और वो घूमने जाना चाहते हैं कुर्ग में, ठीक है। तो उनके बीच की आपने बातचीत बनानी है, और सैम्पल पेपर के अंदर इसकी स्टार्टिंग भी दी हुई है। लास्ट में आता है फार्स इज अ काइंड ऑफ कॉमेडी। फार्स का मतलब होता है सांग, सांग तो लोकल भाषा में कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वांग। कहता है स्वांग जो ऐसी कॉमेडी होती है विच इंक्लूड्स सिचुएशन एंड डायलॉग्स दैट आर रेडिकुलस, जिसके अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो बेतुकी होती हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। एग्जैगरेटेड एंड इवन अबसर्ड, बहुत बड़ा चढ़ा करके बताई जाती है, यहाँ तक कि बिल्कुल वाहियात बातें भी इसके अंदर होती हैं। इवेल्युएट द प्ले द प्रपोजल एज अ फार्स, तो प्रपोजल जो प्ले है उसको आपने एक फार्स की तरह, एक स्वांग की तरह प्रेजेंट करना है। आंसर इसका बड़ा सिंपल है, जितने भी कैरेक्टर इसके अंदर दिखाए गए हैं सबके अंदर बचपना है, सभी एकदम से वाहियात है, उनके डायलॉग्स, उनकी लड़ाई वो सब बच्चों जैसी हैं। तो बेसिकली पूरी की पूरी कहानी जो है वो फार्स है, सारे इंसिडेंट, सारे कैरेक्टर्स फार्स की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। तो दिस इज द CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर, और इतना मुश्किल नहीं है। अगर ये वाला पेपर आता है तो आप में से लगभग सभी बच्चे जो है वो पास हो जाने वाले हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आई होप कि अच्छी लगी होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने काफ़ी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और CBSE की इन्फॉर्मेशन भी शेयर करी है। और आपके मार्क्स की बात करूँ तो 12 में से 6 मार्क्स, और जो 2 क्वेश्चन आएंगे बड़े वाले 8 में से, वहाँ से ईजिली आप 4 नंबर ले सकते हो। तो 8, 3, 11, 12, 13 और 6, 19 और 4, 23, तो 23-24 नंबर तो आप में से हर बच्चा ले सकता है। और 24 का मतलब होता है जब मार्क्स बढ़ करके आएंगे तो ये 30 के आसपास होने वाले हैं। तो इसका मतलब यहाँ से परसेंटेज आप अच्छी बना सकते हो। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। थैंक यू।